वेलकम स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें क्या मेटल एटम और कार्बन के बीच में क्या हो, डायरेक्ट बॉन्ड हो। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलोगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलोगे। मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो, डायरेक्ट बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए किसके बीच में? मेटल और कार्बन के बीच में। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलोगे आप? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलोगे। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट बॉन्ड होता है। जैसे कि आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX है, RLi है। R क्या है आपका यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप है, R में भी एल्काइल और एराइल। ओके, एल्काइल भी है, एराइल ग्रुप भी है आपका। तो इसके अंदर क्या है आपका, मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड है। मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलोगे आप? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलोगे। तो बहुत सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, जैसे कि क्या है, मिथाइल लिथियम है। आर क्या है, आर को एल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल लिथियम। C2H5MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये RMgX है। ऐसे ही N ब्यूटाइल लिथियम है, CH3CH2CH2CH2Li, दिस इज N ब्यूटाइल लिथियम। ऐसे डाई इथाइल मरकरी है, टेट्रा इथाइल लेड है, फिनाइल लिथियम है, डाई मिथाइल कैडमियम है और डाइथाइल जिंक है। तो बेसिकली क्या है, इनके बीच में, कार्बन के बीच में और मेटल के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड है। हर एक के केस में क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड है मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में। ओके, तो वो कंपाउंड जो डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलोगे आप? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलोगे। अब जो नेचर है यहाँ पे, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी किस तरह की बॉन्डिंग होगी इनके बीच में, कि ये जो बॉन्ड बनाते हैं मेटल और कार्बन के बीच का, वो किस तरह का बॉन्ड होगा? आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, या पार्शियली आयनिक, पार्शियली कोवलेंट होगा। तो जो नेचर है बॉन्डिंग का, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा? मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेटल किस ग्रुप की है। अगर मेटल आपकी अल्कली और एल्कलाइन, दैट इज मेन ग्रुप एलिमेंट है, तो उसके केस में क्या बनेगा, जो बॉन्ड है कार्बन के बीच में और मेटल के बीच में, जब मेटल आपकी क्या है, मेटल का नेचर कैसा होता है आपका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। कार्बन पे क्या आएगा, रिमेंबर दिस, अम्पलोंग होता है। ये रिवर्सिबल पोलैरिटी भी बोला जाता है इनके केस में, कि कार्बन जो स्पीसीज है, कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, डेल नेगेटिव आएगा, और मेटल पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। क्यों? मेटल क्या होती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती है। किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है मेटल का, वो ज़्यादा आता है, इसलिए मेटल पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, और कार्बन पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव। ओके, तो यहाँ जो है नेचर है जो बॉन्डिंग का, वो कैसा होएगा, आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, और पार्शियली आयनिक, पार्शियल कोवलेंट भी हो सकता है। ओके, जब मेटल आपकी मेन ग्रुप की है, मेन ग्रुप की है मेटल, जैसे कि क्या है आपका, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये क्या है आपके हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। क्यों? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है, जो क्या है आपका इजिली डोनेट कर पाती है मेटल। इसलिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के कारण जो मेन ग्रुप है, इनके केस में क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो लार्जली आयनिक बनेगा। ओके, तो लार्जली आयनिक इनके केस में बनेगा जब क्या है, मेटल आपकी सोडियम है, पोटेशियम है। ऐसे ही जब आपकी क्या है, मेटल लिथियम है, मैग्नीशियम है, तो इनके केस में क्या रहेगा, पार्शियली डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, किसके ऊपर, मेटल के ऊपर। और लार्जली कोवलेंट किनके केस में बनेगा, जब ट्रांजिशन मेटल आपकी क्या है, मरकरी है, लेड है, टिन है, तो इनके केस में क्या होगा, लार्जली कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, किसके बीच में, कार्बन के बीच में और मेटल के बीच में। तो जो बॉन्ड है सोडियम और पोटेशियम के साथ, वो तो क्या बन रहा है, लार्जली आयनिक है। लिथियम मैग्नीशियम मेटल उनके साथ क्या है, पार्शियली डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव है। ओके, और यहाँ पे क्या है, लार्जली कोवलेंट है। तो जो एक्सटेंड है आयनिक की और पोलर करैक्टर की,
बॉन्ड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मेटल का होगा उतना ही क्या होगा आपका आयनिक करैक्टर होगा किसके बीच में, कार्बन के और मेटल के बीच में। जितनी ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आयनिक करैक्टर होगा। ओके, और आयनिक करैक्टर है उसको आप क्या है इस टेबल की फॉर्म में ऐसे बता भी सकते हैं कि जो सीक्वेंस है आयनिक करैक्टर की वो किस तरह से डिपेंड करेगी। जैसे C और K कार्बन के बीच में और पोटेशियम के बीच में जो बॉन्ड है वो हाईली आयनिक इन नेचर होगा। ओके, और ऐसे ही क्या कार्बन और सोडियम का है, ऐसे ही कार्बन और लिथियम का है, कार्बन मैग्नीशियम का, फिर कार्बन एल्यूमिनियम, कार्बन जिंक, कार्बन कैडमियम और कार्बन मरकरी, इनके बीच में जो बॉन्ड है जो आयनिक नेचर है Ck का सबसे ज़्यादा होगा और CHG का क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर प्रिडोमिनेट करेगा इन कंपैरिजन टू आयनिक। ओके, तो जितनी ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आयनिक करैक्टर प्रिडोमिनेट करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका क्या आयनिक रिएक्टिविटी के बारे में। दूसरा भाई आपको जो स्टडी करने हैं, जो कंपाउंड हैं, जो पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो क्या है, बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका मेन रोल है भाई RMgX है, RMgX आपने पढ़ना है। ठीक है, और लिथियम है। जो इंटरमीडिएट करैक्टर के जो कंपाउंड हैं आपके इंटरमीडिएट करैक्टर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, उनका क्या है, यूजफुलनेस ज़्यादा है इनके कंपैरिजन टू जो लार्जर आयनिक है और जो लार्जली कोवलेंट कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटालिक के। तो उनके कंपैरिजन में जो इंटरमीडिएट करैक्टर वाले हैं उनका क्या है, वास्ट रोल है। ओके, वास्ट रोल इसलिए है क्यों, जो रिएक्शन होती हैं इनकी वो क्या होती हैं, सिलेक्टिव इन नेचर होती हैं, सिलेक्टिव रिएक्शन ये शो करते हैं। इसलिए क्या है, जो इंटरमीडिएट करैक्टर के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हैं उनका बहुत ज़्यादा यूजफुलनेस है इन कंपैरिजन टू लार्जली आयनिक और लार्जली कोवलेंट। ओके, अब जैसे क्या है, ये टेट्रा इथाइल लेड है, टेट्रा इथाइल लेड है जो नोकटेल है, इसका भी आपने बहुत अच्छा सा एग्जांपल है इसका, क्या एंटी नोकिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। जो इंजन होते हैं उसमें से नोक नोक की आवाज़ आती है तो फ्यूल के अंदर क्या करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड डाला जाता है एज ए एंटी नोकिंग एजेंट, सो दैट कि जो इंजन हो वो आपकी नोक नोक की आवाज़ ना करे। तो नोकटेल उसके अंदर क्या किया जाता है, डाला जाता है। ऐसे ही आपका क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई इनकी, क्योंकि इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है, जैसे नोकटेल है जो टेट्रा इथाइल लेड है, इसको एंटी नोकिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ऐसे ही क्या है, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किए जाते हैं रबर प्रोडक्ट के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज करेंगे रबर प्रोडक्ट के अंदर। ऐसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है उसको यूज किया जाता है फंगीसाइड और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। और ऑर्गेनो आर्सेनिक कंपाउंड है उनको किसके अंदर यूज किया जाता है, मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उनको पढ़ तो हम इसलिए रहे हैं क्यों, बहुत सारी एप्लीकेशन है भाई उनकी। जो नोकटेल को एंटी नोकिंग एजेंट है, ऐसे ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है ऑक्सीडेंट के रूप में यूज किया जाता है रबर प्रोडक्ट में। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है उसको फंगीसाइड और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करेंगे। ऐसे ऑर्गेनो आर्सेनिक कंपाउंड है उसको कैसे यूज करेंगे, मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है। तो ये तो क्या है, इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके लिए क्या कर रहे हैं आप, इनको स्टडी कर रहे हैं। सही है बात है भाई, सही बात है क्या, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस के अंदर है वो क्या आएंगे, बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप स्टडी करोगे। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड आएगा, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड का आप स्टडी करेंगे। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है आपका, उनका आपने क्या है बेसिकली स्टडी करना है, प्रिपरेशन करोगे आप स्ट्रक्चर और उनकी रिएक्शन आपने पढ़नी है। ठीक है, ये आपका क्या है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में। अब एक दो एक्सेप्शन भी है, जैसे अब एक्सेप्शन क्या है, जैसे सोडियम साइनाइड है भाई, NaCN है, NaCN सोडियम के बीच में और साइनाइड CN, कार्बन मेटल और कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड तो होता है, बट ये क्या है आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। क्यों ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है ये, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ मैच नहीं करती। ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। बिसाइड दिस देयर इज मेटल कार्बन बॉन्ड,
मेटल कार्बन बॉन्ड है पर ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ नहीं मैच करती। दूसरा एक ये है आपका RH PPH3 की थ्राइस Cl, इसको क्या बोला जाता है? विल्किंसन कैटालिस्ट बोला जाता है। अब इसका जो बॉन्ड है ऑर्गेनोमेटालिक के लिए तो क्या चाहिए आपको? कार्बन और मेटल के बीच में क्या चाहिए? बॉन्ड चाहिए। अब यहाँ तो ऐसा आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसका जो बायो वाले बच्चे हैं वो जानते भी होंगे कि जो कैटालिटिक साइकिल होता है, कैटालिटिक साइकिल पढ़ते हो आप, विल्किंसन कैटालिस्ट बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज किया जाता है। किसका? एल्कीन का और एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन आप करते हैं तो उसमें विल्किंसन कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। तो जो कैटालिटिक साइकिल इसका होता है विल्किंसन कैटालिस्ट का, तो उसके अंदर मेटल और कार्बन के बीच में क्या करता है? बॉन्ड बनता है। तो इस वजह से इसको भी क्या बोला जाता है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोला जाता है। ओके, विल्किंसन कैटालिस्ट को तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मेटल और कार्बन का बॉन्ड आपको दिखाई नहीं दिया, क्यों? एल्कीन के साथ जब रिएक्शन कराते हो इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 एल्कीन के साथ रिएक्शन करोगे तो इसके कैटालिटिक साइकिल के अंदर मेटल और कार्बन के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। इसलिए विल्किंसन कैटालिस्ट को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोला जाता है। ये क्या आपका जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो टॉपिक है आपके नेक्स्ट वो हम फिर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।